आज हम फिर से आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम मीर कासिम के बारे में पढ़े थे, जो कि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बना दिया था। तो कहता है अंग्रेज़ों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेज ने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। यानी कि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन मीर जाफर अंग्रेज़ों के अनुसार काम नहीं करता था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। लेकिन फिर से अंग्रेज ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो अब हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है मीर कासिम ने अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिगुट संधि किया। यानी कि मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को हराने के लिए अवध के जो नवाब है शुजाउद्दौला उसके और दिल्ली के नवाब यानी कि दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिगुट सेना का निर्माण किया अंग्रेज़ों को हराने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। तो जो त्रिगुट सेना है, इसका जो नेतृत्व है वो शाह आलम द्वितीय कर रहा था, जिसका सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेज़ों के साथ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इससे ही बक्सर का युद्ध कहते हैं, क्योंकि मीर कासिम शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर एक त्रिगुट सेना का गठन किया था और अंग्रेज़ों के साथ बिहार के बक्सर में युद्ध किया। इसमें शाह आलम द्वितीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बक्सर का युद्ध है वो भारत के किस राज्य में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध वर्तमान बिहार राज्य में हुआ था। फिर पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो जो बक्सर का युद्ध है, इसमें अंग्रेज की ओर से अंग्रेज़ों का जो सेना होता है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो सेनापति हेक्टर मुनरो। अगला पॉइंट है
इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हुआ। तो जो बक्सर का युद्ध था इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों हार गया और अंग्रेज जीत गया, अर्थात जो तीनों के द्वारा त्रिगुट सेना बनाया गया था वो त्रिगुट सेना हार गया और अंग्रेज जीत गया। तो पूछा जाएगा कि जो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ उसमें किसका हार हुआ और किसका जीत हुआ। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जीत हुआ और त्रिगुट सेना जो कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय के सेना का था वो हार गया। तो अंग्रेज जीत गया और शाह आलम द्वितीय हार गया, अर्थात त्रिगुट सेना हार गई। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि कब किया था। तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किया था। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। तो जो मुगल बादशाह है ये मुगल बादशाह के अंडर में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर उछलने का जिम्मेवार था। कर उछलने का अर्थात टैक्स लेने का जिम्मेवार था, जो कि अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद के संधि के माध्यम से अंग्रेजों को दे दिया टैक्स उछलने का काम। और पूछा जाएगा कि अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है, इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। तो इस सब प्रकार के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हो गया, अर्थात द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अगला पॉइंट है, इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। तो 1765 इलाहाबाद के संधि के समय कंपनी का गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का। अगला है, लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक कहते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उदौला था। तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उदौला था। तो पूछा जाएगा कि जो बंगाल है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उदौला था। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है,
इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। उसके बाद बंगाल के संपूर्ण भाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अगला पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने राजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया। यानी कि जब संपूर्ण बंगाल अंग्रेज़ों के कब्जा में हो गया तो अंग्रेज़ों ने राजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया था। तो पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो बंगाल का उप दीवान राजा। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के बीच हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच हुआ था। पहला पॉइंट कहता है कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं को 1816 ईस्वी में पराजित किया, जिसके कारण 1816 ईस्वी तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आगे देखते हैं। उसके है अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो सुगौली की संधि नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सुगौली की संधि किसके बीच हुआ? तो नेपाल और अंग्रेजों के बीच सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है। उसके बाद कहता है इस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो सुगौली के संधि के तहत नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसके बाद है आंग्ल बर्मा युद्ध। तो अब पढ़ेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कहता है अंग्रेज को बर्मा पर नियंत्रण करने के 3 युद्ध करने पड़े। तो अंग्रेज़ों ने बर्मा पर अपना अधिकार करने के लिए 3 युद्ध किया। कितने युद्ध किया? तो 3 युद्ध किया। पहले है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी अर्थात 2 वर्ष चला। कहता है पहला पॉइंट में 1824 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति पर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने रंगून पर अधिकार कर लिया। तो जो 1824 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने जो रंगून, जो कि वर्तमान म्यांमार बर्मा है, उस पर अधिकार कर लिया। तो रंगून पर अधिकार अंग्रेजों ने कब किया था? तो 1824 ईस्वी में। उसके बाद कहता है इस युद्ध का अंत 1826 ईस्वी में नायडबू की संधि के तहत हुआ। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में नायडबू की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर
अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्टन थे। यानी कि जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ उस समय अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्टन थे। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। तो ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध कौन सा था? तो ब्रिटिश भारत का सबसे महंगा युद्ध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी से 1853 ईस्वी के बीच चला था। तो पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 1853 ईस्वी के बीच चला था। अगला है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक चला? तो 1852 से 1853 ईस्वी के बीच चला। कहता है यह युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ। तो जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है किसके समय हुआ? तो जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है इस युद्ध किसके समय हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। उसके बाद कहता है इस युद्ध के तहत 1852 में लोअर बर्मा और पेगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी के तहत जो लोअर बर्मा था और पेगू बर्मा उसको अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी से 1888 ईस्वी के बीच चला। तो पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1826 से 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी से 1853 ईस्वी के बीच और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी से 1888 ईस्वी के बीच चला। पहला में कहता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासन के काल के समय हुआ। तो जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला पॉइंट है यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासन काल में हुआ था। तो जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है किसके शासन काल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल में हुआ था। अगला पॉइंट है इस युद्ध के तहत बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत जो संपूर्ण बर्मा था उसको पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अंतर्गत मिला लिया गया था। नोट में कहता है प्रथम में कहता है पहला नोट में है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान था, जिसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले
बर्मा जो कि अभी म्यांमार है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया और बर्मा 1937 ईस्वी में भारत को छोड़कर एक अलग देश बन गया। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आंग सन की सहयोग। आंग सन की सहयोग सुनु आंग सन की सहयोग यूनू के नेतृत्व में चले आंदोलन के कारण 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज्य से आज़ाद कर दिया गया। यानी कि जो बर्मा है वो भले ही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग होकर 1937 में एक अलग क्षेत्र, अलग देश बन गया था, लेकिन अंग्रेज उस पर शासन कर ही रहा था। बर्मा को अलग कर अंग्रेज उस पर शासन कर रहा था, बर्मा को आज़ाद नहीं किया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने 4 जनवरी 1948 को बर्मा जो कि म्यांमार है उसको पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।